बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, हमने एमसीक्यूज़ का एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम लोग आईकॉम पार्ट 1 की जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, उसके एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ कौन-कौन से हैं और उनका क्या-क्या आंसर्स हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ ए ट्रांज़ैक्शन, इट विल बी नोन एज़। जब ऐसी कोई ट्रांज़ैक्शन हो जिसकी वैल्यू मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उस ट्रांज़ैक्शन को क्या कहते हैं? डेफिनिशंस में हमने पढ़ रखा है कि उसको पेपर ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। तो पेपर ट्रांज़ैक्शन ऐसी ट्रांज़ैक्शन होती है जी जिसमें जिसकी वैल्यू मिलने का कोई भी उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कि कोई आपके पैसे गुम जाएँ, तो वो आपका नुकसान तो हुआ है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज तो है, ट्रांज़ैक्शन तो है ये, लेकिन उसकी भरपाई कहीं से नहीं होनी, उसका आपको कहीं से वो पैसे दोबारा कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेपर ट्रांज़ैक्शन कह देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ देयर इज़ नो चेंज इन टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ए बिज़नेस कंसर्न, इट विल बी कंसिडर्ड एज़। अगर कोई ऐसी चेंज है जिससे कारोबार के एसेट्स या लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है? कोई चेंज आया है लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया, कोई फाइनेंशियल पोज़ीशन में चेंज नहीं आया, तो इस चेंज को क्या नाम दिया जाएगा? तो ए ऑप्शन है क्वालिटेटिव चेंज, बी ऑप्शन है क्वांटिटेटिव चेंज, सी ऑप्शन है मॉनेटरी चेंज और डी ऑप्शन है इकोनॉमिक चेंज। तो ऐसी चेंज को क्वालिटेटिव चेंज कहा जाता है, ठीक है जी? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल इज़ इक्वल टू। अकाउंटिंग इक्वेशन को तो पहले ज़हन में लाएँ। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है? लायबिलिटीज़ और कैपिटल को प्लस करें तो वो एसेट्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कैपिटल फिर किस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है? तो कैपिटल इक्वल किस चीज़ के होगा जी? आपको पता है कि एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है। कैपिटल आपने मालूम करना है तो उसके साथ जो प्लस हो रही हैं लायबिलिटीज़, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दें, ये वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगी। तो इक्वेशन बन जाएगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। तो कैपिटल के लिए क्या होगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो एसेट्स जो है वो माइनस हो रहे हैं लाइबिलिटीज में से, लेकिन हमने लाइबिलिटीज को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा था इक्वेशन में। तो लाइबिलिटीज जब साइड चेंज करेंगे तो लाइबिलिटीज का साइन चेंज होना चाहिए। तो लाइबिलिटीज पहले पहले जब राइट हैंड साइड पे थी तो उसका साइन प्लस में था, जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगी तो उसका साइन माइनस में हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज का साइन जो है वो माइनस में होना चाहिए। तो वो सिर्फ इस ऑप्शन में है, लाइबिलिटीज माइनस हो रही है। यहाँ पर तो लाइबिलिटीज प्लस में है और यहाँ पर एसेट्स जो है वो माइनस साइन शो कर रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंसेस पेड बाय अ बिजनेस डिक्रीज। अकाउंटिंग इक्वेशन चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मोस्टली इंक्रीज डिक्रीज के हवाले से ही पूछा जाता है कि किस चीज़ में इजाफा हुआ, किस चीज़ में कमी हुई। तो आपको जो 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है उनके बारे में पता होना चाहिए। एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। तो इनमें ही बताना होता है कि किस चीज़ में चेंज हो रहा है, किस चीज़ में इजाफा या कमी हो रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक्सपेंसेस पेड बाय अ बिजनेस डिक्रीज। जब एक बिजनेस का एक्सपेंस पे किया जाता है तो उससे किस चीज़ में कमी आएगी? तो डेफिनेटली जब जब कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करेंगे। तो एक तो कैश में कमी आएगी, दूसरा उसका जो बिजनेस का कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट होती है मालिक की, उसमें भी कमी आएगी। तो 2 चीज़ों में कमी आएगी, कैश में और कैपिटल में। तो ऐसी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, कैश एंड कैपिटल, इन 2 चीज़ों में कमी आएगी। 2 चीज़ों में कमी इसलिए आएगी क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, डुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इसको भी बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो ये मॉडर्न सिस्टम है, तो इसमें हर ट्रांज़ैक्शन में आपने याद रखना है कि हर ट्रांज़ैक्शन जो है कम से कम 2 चीज़ों में इफ़ेक्ट करेगी। कम से कम 2 इफ़ेक्ट उसके लाज़मी होंगे, 2 आइटम्स में लाज़मी इफ़ेक्ट आएगा, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, ज़्यादा आइटम्स में भी चेंज आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 में आएगा। ऐसी कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होगी जिसमें एक चीज़ में या एक आइटम में या एक एलिमेंट में मतलब कमी सिर्फ हो रही है, इज़ाफ़ा नहीं हो रहा, या सिर्फ इज़ाफ़ा हो रहा है या कमी नहीं हो रही। मतलब एक चेंज नहीं आएगा, कम से कम 2 चेंज लाज़मी आया करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंगल एंट्री सिस्टम वो एक अलग चीज़ है, वो जब आएगा उसकी बारी आएगी तो वहाँ पर उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये देखेंगे कि हर ट्रांज़ैक्शन के कम से कम 2 इफ़ेक्ट्स लाज़मी होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स। अभी हमने ये बात की है, 2 इफेक्ट्स, 2 आइटम्स को लाजमी हर ट्रांजैक्शन जो है वो अफेक्ट करेगी। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, हर ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगी कितनी आइटम्स को? 2।
वन आइटम को तो नहीं करेगी, 4 को कर सकती है लेकिन कभी लाजमी नहीं है कि 4 को करे, ठीक है। 2 को तो लाजमी करेगी, तो ये इसका एक्यूरेट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट कह लो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका जो है ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन हु ओज मनी टू अ बिजनेस इज नाउन एज, ऐसा शख्स जिसने कारोबार के पैसे देने हैं, जो कारोबार का मकरूज है, उसको क्या कहते हैं? तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है, इसको डेटर कहते हैं, ठीक है। डेटर ऐसा शख्स होता है जो इसने कारोबार के पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर वो होता है जिसने पैसे लेने होते हैं, और इन्वेस्टर जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। और सॉल्वेंट जो होता है ये एक अलग चीज़ है, इसको हम डिस्कस नहीं करते, बिल्कुल बारगेफ अभी डेटर है, ठीक है। 7 क्वेश्चन नंबर है, इफ फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इट विल बी, तो किस चीज़ में इजाफा कमी होगी? फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, फर्नीचर खरीदा गया है कारोबार के लिए लेकिन उधार खरीदा गया, ऑन क्रेडिट बेसिस का मतलब है उधार। तो जब उधार फर्नीचर खरीदा जाएगा तो नंबर 1 कर्जा बढ़ेगा, लाइबिलिटीज़ में इजाफा होगा। नंबर 2 फर्नीचर में इजाफा होगा, फर्नीचर एक एसेट है, तो एक एसेट में इजाफा हो रहा और एक लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा। तो ऐसी ऑप्शन देखते हैं कौन सी, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, नो। Increase in asset, increase in expense, no. Increase in asset and increase in equity, no. Increase in asset and increase in liabilities, yes. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, रिसोर्सेज जो है कारोबार के, तो उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखें, एसेट्स का जो अदर नेम है वो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मीन्स एनीथिंग विच इज यूज टू जनरेट प्रॉफिट्स, और विच इज यूज टू जनरेट रेवेन्यूज फॉर द बिजनेस, दैट आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं बिजनेस में, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके कारोबार में जो रेवेन्यूज़ हैं उनको जनरेट किया जाता है। तो इसलिए रिसोर्सेज बेसिकली एसेट्स को कहा जाता है, ठीक है। और सोर्सेज एक वर्ड यूज़ होता है इस चैप्टर में, यूज़ हुआ है सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है जो फंड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, ठीक है। यानी कि एसेट्स को अक्वायर करने के लिए जो फंड्स मुहैया किए जाते हैं उनको सोर्सेज कहा जाता है। और वो फंड्स 2 जगहों से आते हैं। नंबर 1, ओनर अपने ज़ाती फंड्स लगाता है कारोबार में, और अगर उसके पास ज़ाती पैसे इनफ ना हो तो वो फिर कर्जा भी लेके कारोबार में लगाता है। तो ओनर की तरफ से फंड्स आ रहे होते हैं, और एक एक्सटर्नल किसी बैंक की तरफ से, किसी दोस्त की तरफ से, या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से फंड्स लिए जा सकते हैं बिजनेस में एसेट्स को, यानी कि रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इसमें यूज़ होगा, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। तो रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, जो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस की मलकियत में, उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग एसेट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल हैं, ये बेसिकली इन दोनों को अगर मिला लिया जाए, ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये एक्सटर्नल फंड्स को कहा जाता है। ये जो बाहर वाले लोगों से फंड्स लिए गए हैं कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। और कैपिटल बेसिकली जो है ये ऑनर का अपना ज़ाती फंड होता है जो कारोबार में उसने लगाया है, इसको कैपिटल कहते हैं। इसको ऑनर फंड भी कहते हैं, इसको ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइबिलिटीज़ हैं इसको एक्सटर्नल फंड्स भी कहते हैं, कि दूसरे बाहर वाले जो लोग हैं उनका जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, उसको हम लोग एक्सटर्नल फंड्स या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फर्नीचर परचेज फॉर डोमेस्टिक यूज़। अब ये फर्नीचर जो खरीदा जा रहा है ये डोमेस्टिक यूज़, यानी कि उसके अपने ज़ाती जो मालिक है कारोबार का, उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसके घरेलू इस्तेमाल के लिए ये फर्नीचर खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, किस चीज़ में इजाफा या कमी होगी? देखें, कारोबार के लिए फर्नीचर नहीं खरीदा जा रहा, फर्नीचर खरीदा जा रहा है उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसका जो फर्नीचर खरीदा गया है उसके लिए पैसे तो ज़ाहिर बात है कहाँ से जाएंगे? पैसे तो कारोबार से जाएंगे, ठीक है। तभी तो ये ट्रांजैक्शन है, तभी तो ये हमें यहाँ पर दी गई है। अगर ये ट्रांजैक्शन ना होती, इसका कारोबार पे कोई इफेक्ट ना होता, तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर लिखे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और अगर ना भी यहाँ पर मतलब अगर ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो फर्नीचर खरीदा गया, इसका अगर कैश अगर बिजनेस से ना गया होता, उसके अपने पॉकेट से उसने अपना ऑनर ने अपना ज़ाती पैसा लगाया होता, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर फिर ट्रांजैक्शन के आगे यहाँ पर मेंशन होना चाहिए था कि ये जो फर्नीचर खरीदा गया है इसका जो पैसे लगे हैं, कैश इज़ पेड बाय ऑनर, ठीक है, फ्रॉम हिज और हर पर्सनल रिसोर्सेज या पर्सनल फंड्स या पर्सनल पॉकेट, इस तरह करके कुछ ना कुछ उसके आगे लिखा होना था। तो ये अगर फर्नीचर खरीदा गया है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अगर हमें यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन दी गई है, तो इसका मतलब है कि बिज़नेस के साथ इसका कोई ताल्लुक है, और उसका ताल्लुक ये है कि फर्नीचर जो खरीदा गया उसका पैसा बिज़नेस से गया। तो हम तो सिर्फ बिज़नेस को देखेंगे, अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो बिज़नेस में क्या इफेक्ट आएगा? नंबर 1, एक तो बिज़नेस से कैश जा रहा है,
तो कैश जाने की वजह से कारोबार का जो एसेट्स हैं उसमें कमी हो जाएगी। नंबर 2, वो जो बिज़नेस से पैसा गया है और वो जो फर्नीचर खरीदा गया वो तो उसके ज़ाती इस्तेमाल में चला गया ओनर के, तो ओनर ने बेसिकली पैसा अपना जो इन्वेस्टमेंट लगाई हुई थी, कैपिटल अपना लगाया हुआ था बिज़नेस में, वो उसने अपना इस्तेमाल कर लिया, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गया। तो दूसरा इफ़ेक्ट फिर क्या हुआ, उसका जो अपना इन्वेस्टमेंट थी, अपनी जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी यानी कि कैपिटल, उसमें भी कमी आ जाएगी, ठीक है? मैं अगर बिज़नेस का मालिक हूँ, मैं कैश निकालूँगा बिज़नेस से, तो इससे 2 इफ़ेक्ट आएँगे बिज़नेस में। नंबर 1, बिज़नेस का कैश कम हो जाएगा और नंबर 2, मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी यानी कि कैपिटल, वो भी बिज़नेस में कम हो जाएगी। तो 2 इफ़ेक्ट ये वाले होंगे। ऐसा देखते हैं कौन-सी ऑप्शन है। इंक्रीज़ इन एसेट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कारोबार के किसी एसेट में इज़ाफ़ा नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पर ये तो ऑप्शन शुरू से ही गलत हो गया। इंक्रीज़ इन एक्सपेंस, कारोबार के किसी खर्चे में भी इज़ाफ़ा नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज़ इन कैपिटल, बिल्कुल ये कैपिटल में कमी हुई है, लेकिन आगे लिखा हुआ है एंड डिक्रीज़ इन एसेट, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो कारोबार से 2 चीज़ों में कमी हुई है, कैश में कमी हुई है और कैपिटल में कमी हुई है, तो कैश तो एसेट होता है। तो इसलिए ये वाली ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। इंक्रीज़ इन एसेट, इंक्रीज़ एसेट में, कारोबार के किसी एसेट में इज़ाफ़ा नहीं हुआ, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएँ। व्हेन कैश इज़ पेड टू क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को कैश दिया जाएगा, क्रेडिटर मतलब कर्ज़-ख़्वाह, जिसके पैसे देने हैं, वो हमारा क्रेडिटर है, हमारे कारोबार का क्रेडिटर है। उसको जब पैसे दिए जाएँगे तो क्या इफ़ेक्ट होंगे? नंबर 2 इफ़ेक्ट होंगे। नंबर 1, कैश में कमी हो जाएगी हमारे। नंबर 2, वो जो हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है, वो भी कम हो जाएगा। तो कैश में कमी होगी, कैश एसेट होता है, एसेट में कमी होगी और हमारे कर्ज़े में भी यानी कि लायबिलिटीज़ में भी कमी होगी। ऐसी कोई ऑप्शन देखते हैं। व्हेन कैश इज़ पेड टू क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को कैश देंगे तो क्या होगा? इट विल डिक्रीज़, ये कम करेगा किस चीज़ को? कैश को, बिल्कुल कम करेगा। कैपिटल को? नहीं, कैपिटल को कम नहीं करेगा। डेटर को? नहीं। नन ऑफ दीज़? नहीं। हाँ, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, कैश में कमी होगी, बिल्कुल कैश में कमी होगी, ठीक है? अच्छा जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ जो दूसरा कमी होनी थी, वो होनी थी लायबिलिटीज़ में, तो लायबिलिटीज़ का चूँकि यहाँ पर कोई ज़िक्र ही नहीं है, तो इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो बनता है वो कैश बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स ओन्ड बाय द बिज़नेस आर कॉल्ड, जो बिज़नेस के मलकियत में जो एसेट हैं, उनके अगेंस्ट जो क्लेम है, उसको हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिज़नेस में जो टोटल एसेट आएँगे, उन वो उन एसेट्स के लिए जो पैसा आएगा, उनको खरीदने के लिए, वो 2 जगहों से आ सकता है। या तो ओनर अपना पैसा लगाएगा और अगर उसका पैसा कम पड़ रहा है, तो वो बाहर वाले लोगों से कर्ज़ा लेके लगाएगा। इसका मतलब है कि कारोबार में जो एसेट आ रहे हैं, वो या तो ओनर के फंड से आ रहे हैं, जिसको ओनर इक्विटी कहा जाता है, या फिर वो दूसरे बाहर वाले लोगों के फंड से आ रहे हैं, जिसको एक्सटर्नल इक्विटी कहा जाता है। तो एसेट्स के अगेंस्ट 2 इक्विटीज़ होती हैं, इंटरनल यानी कि ओनर इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, 2 इक्विटीज़। तो दोनों इक्विटी को जमा करें तो वो इक्विटीज़ बनता है, ठीक है? तो एसेट्स के अगेंस्ट जो फंड्स होते हैं, उनको क्लेम अगेंस्ट एसेट कहते हैं। तो वो फंड्स 2 जगह से आते हैं, ओनर इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी। तो दोनों इक्विटी को जमा करेंगे तो क्या बनेगा? इक्विटीज़, ओके? तो ऐसी ऑप्शन देखते हैं। क्लेम अगेंस्ट एसेट्स ओन्ड बाय द बिज़नेस, एसेट के अगेंस्ट जो क्लेम है उसको क्या कहेंगे? लायबिलिटीज़। ये तो सिर्फ लायबिलिटीज़ का मतलब है बाहर वाले लोगों का क्लेम। कैपिटल, अगली सी ऑप्शन कैपिटल, ये कौन सा क्लेम है? ये मालिक का क्लेम है, ओनर का क्लेम है, ठीक है? और ये जो डी ऑप्शन है इक्विटीज़, यानी कि ये दोनों का क्लेम है। इसमें बाहर वाले लोगों का पैसा भी है और मालिक का पैसा भी है, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद एन आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी बाहर वाले शख्स के साथ की जा रही है ट्रांजैक्शन, या किसी उस ट्रांजैक्शन में कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? ये नाम से इसके पता चल रहा है, ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अगर इस कोई बाहर वाला हमारे कारोबार से बाहर वाला कोई बंदा इस किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ना हो, तो उसको इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन से क्या होता है? एसेट की वैल्यू में कमी होती है, तो ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है। इससे हमारा ये ट्रांजैक्शन तो है क्योंकि इससे एसेट की वैल्यू में कमी हो रही है, ट्रांजैक्शन तो है ये, लेकिन इसमें कोई बाहर वाला बंदा शामिल नहीं है, तो ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा-सा फेड हुआ है, माज़रत है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इट विल बी, अगर किसी डेटर से यानी कि जो हमारा मकरूज़ है उससे पैसे लिए जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा? नंबर 1, कैश में इजाफा हो रहा है। नंबर 2, हमारे डेटर में कमी हो रही है, ठीक है? जिस डेटर से हमने पैसे ले लिए वो अब हमारा डेटर तो नहीं रहा, वो डेटर में कमी हो जाएगी।
ठीक है, कैश में इजाफा, डेटर में कमी। अब कैश में इजाफा हो रहा है तो कैश भी तो हमारा एसेट है और डेटर भी हमारा एसेट है, तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का तो भाई यहाँ पर ताल्लुक ही नहीं है, ये ऑप्शन तो सिरे से गलत। बी ऑप्शन, इंक्रीज इन एसेट, बिल्कुल। एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू का तो कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ रहे हैं इसको। सी ऑप्शन है, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, बिल्कुल ये है, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है, एक एसेट में इजाफा हो रहा है और एक एसेट में कमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल बेसिकली सोर्सेज हैं और एसेट्स जो हैं ये रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू सोर्सेज, तो सोर्सेज को जमा करो और वो रिसोर्सेज के बराबर आएंगे, हमेशा ये दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसी कोई इसमें कोई स्टोरी आने वाली है, देखेंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन शो करती है, रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को? नंबर 1 ए ऑप्शन है, रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्सेज ऑफ द बिजनेस, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगली ऑप्शंस भी देखेंगे, हो सकता है वो भी ठीक हो। अगर कोई एक आध बीच में गलत निकल आती है तो इसका मतलब हम छोड़ देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एट कॉस्ट प्राइस, भाई इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता यहाँ पे। रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर नॉट इक्वल टू द सोर्सेज ऑफ द बिजनेस, ये बराबर नहीं है, तो फिर तो इक्वेशन ही नहीं है। इक्वेशन का मतलब तो ये होता है इक्वल है दोनों साइड्स, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन को ही बेड़ा गर्क कर दिया इसने। डी ऑप्शन है, ऑनर्स गिव मनी फॉर द बिजनेस, क्या बकवास है, हाँ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, the excess of assets over liabilities is called, excess of assets over liabilities, यानी कि एसेट्स अगर लाइबिलिटीज से ज़्यादा हो तो जितने एसेट्स ज़्यादा हैं उसको क्या नाम दिया जाएगा? तो उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल का। जैसे हमने पढ़ा था कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो एसेट्स अगर 1 लाख है और लाइबिलिटीज जो हैं वो 60,000 है, मतलब टोटल एसेट हमारे पास है 1 लाख के, उसमें 60,000 के एसेट्स जो हैं वो हमने लिए हैं बाहर वाले लोगों के पैसों से, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि अंदर वाले जो इंटरनल जो ऑनर है उसके पैसों से कितने आए एसेट? 40,000, ठीक है। तो वो 40,000 बेसिकली बता रहा होता है कि ये 40,000 रुपया ऑनर का लगा है, और जो ऑनर का पैसा लगा है वो कहलाता है ऑनर इक्विटी, या उसको कहते हैं कैपिटल, ठीक है। तो देखते हैं ये कहाँ पर क्या है। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज से जितने एसेट ज्यादा हैं उसको नाम क्या दिया जाए? कैपिटल का, ये कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 फॉर ₹1,750 विल इंक्रीज द ऑनर्स इक्विटी बाय रुपीज। अगर गुड्स हैं जिनकी कीमत 1,500 है और वो 1,750 में उनको सेल कर दिया जाए तो इससे इजाफा होगा ऑनर इक्विटी में, ऑनर के कैपिटल में, ऑनर की इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा? ₹250, ₹1,500, 1,750 या ₹3,250, कितना इजाफा होगा? देखें, ऑनर्स इक्विटी में उतना को इजाफा होगा जितना को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500 वाली जो चीज़ है वो 1,750 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ? ₹250, ₹250, ₹250 सिर्फ प्रॉफिट हुआ। तो उस उतना ही सिर्फ इजाफा होगा ऑनर इक्विटी में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। उसके बाद है जी परचेज गुड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश विल अफेक्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार चीज़ें खरीदी हैं, उधार गुड्स खरीदी हैं, एंड फॉर कैश, और नकद भी खरीदी हैं। विल अफेक्ट, किस किस चीज़ को अफेक्ट करेंगे? देखिए कैश, जब नकद चीज़ें खरीदेंगे तो गुड्स और कैश में इजाफा होगा, गुड्स में इजाफा होगा, कैश में कमी होगी। तो इफेक्ट किस किस पे हुआ? गुड्स पे और कैश पे। जब उधार गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स में इजाफा होगा और लाइबिलिटीज में भी इजाफा होगा, यानी कि क्रेडिटर में इजाफा होगा, ठीक है। तो किस किस चीज़ पे इफेक्ट हुआ? नंबर 1 कैश, नंबर 2 गुड्स, नंबर 3 क्रेडिटर। तो ये 3 चीज़ों पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें देखते हैं किसमें। पहली ऑप्शन में कैश और गुड्स हैं, क्रेडिटर नहीं है। बी ऑप्शन में कैश और क्रेडिटर हैं, गुड्स नहीं है। सी ऑप्शन में कैश और क्रेडिटर हैं और साथ ऑनर इक्विटी है, ऑनर इक्विटी का तो ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पर। डी ऑप्शन में कैश गुड्स और क्रेडिटर है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजहर विल अफेक्ट, अजहर से पैसे वसूल किए हैं। तो जब अजहर से पैसे वसूल किए हैं तो अजहर से इसका मतलब है पैसे लेने थे, वो हमारा क्या था? डेटर, ठीक है। तो जब पैसे लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? नंबर 1 कैश बढ़ रहा है हमारा, और नंबर 2 हमारा वो जो डेटर था वो कम हो जाएगा, वो डेटर नहीं रहेगा अब। जब पैसे ही ले लिए उससे तो डेटर तो कहाँ रहेगा? कैश में इजाफा होगा, डेटर में कमी होगी। तो कैश भी एसेट है, डेटर भी एसेट है, एक एसेट में इजाफा, एक एसेट में कमी। देखते हैं अब आंसर कहाँ पे है।
तो कैश एंड ऑनर इक्विटी का तो ताल्लुक नहीं है। कैश एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं है वो हमारा, क्रेडिटर के पैसे देने होते हैं, लेने नहीं होते। कैश एंड डेटर, जी बिल्कुल ये है ऑप्शन इसका, ठीक है। इस पे इन दो चीज़ों पे इफेक्ट होगा, कैश बढ़ेगा, डेटर हमारा कम हो जाएगा। कैश एंड गुड्स, गुड्स तो ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पे। 19 क्वेश्चन पे आ जाए, कैश पेड टू नदीम विल अफेक्ट। कैश पेड टू, अब पैसे दिए हैं नदीम को, कैश पेड टू नदीम, अब पैसे दिए हैं, तो पैसे दिए किसको जाते हैं, जिसके देने हो, और जिसको देने हो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। तो इसका मतलब एक कैश हमारा जा रहा है, कैश में कमी हो रही है, और नंबर टू हमारा क्रेडिटर जो हमारा था, लाइबिलिटी था, वो हमारा कम हो जाएगा। तो दो चीज़ों पे इफेक्ट होगा, कैश पे और क्रेडिटर पे। देखते हैं कौन सा आंसर है। कैश एंड ऑनर इक्विटी, नो। कैश एंड क्रेडिटर, यस। ये दो चीज़ों पे इफेक्ट होगा। कैश एंड डेटर नहीं, नदीम हमारा डेटर नहीं है, हमने पैसे लेने नहीं उससे, उसको देने थे। कैश एंड गुड्स, गुड्स का तो कोई ताल्लुक नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, ऑल इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस आर मेयर्ड इन। ऐसे तमाम इवेंट्स जो कि बिजनेस से ताल्लुक रखते हों और वो मेयर किए जाते हों, किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ मनी। हमने ये पहले कैलकुलेट किया हुआ है। मॉनेटरी इवेंट, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, मॉनेटरी इवेंट्स कौन से होते हैं, ऑल दोज इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस एंड कैन बी मेयर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको पैसों की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, रुपए की शक्ल में जिसको मेयर किया जा सकता है, जिस इवेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी इवेंट। और वही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो मेजरमेंट उसकी किस शक्ल में होती है, मनी की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, ठीक हो गया। तो किलोग्राम तो में नहीं होती मनी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वालिटी, क्वांटिटी, नो। ये मनी की शक्ल में जिस ट्रांजैक्शन की मेजरमेंट होती है वही हमारी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21, द राइट्स पोजेस्ड बाय द ओनर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड। अब वो जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि एसेट्स के अगेंस्ट दो लोगों का क्लेम होता है, ओनर का क्लेम होता है और एक्सटर्नल लोगों का क्लेम होता है। जो ऑनर का क्लेम होता है वो कैपिटल कहलाता है, ऑनर इक्विटी भी कहलाता है, और जो बाहर वाले लोगों का क्लेम होता है उसको लाइबिलिटीज भी कहते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है, ये किसका पूछ रहा है, ये सिर्फ पूछ रहा है ऑनर का। ऑनर का जो राइट है अगेंस्ट एसेट्स, उसको क्या कहते हैं, तो उसको भाई ऑनर इक्विटी कहते हैं, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। एसेट्स तो नहीं कह सकते उसको, लाइबिलिटीज भी नहीं कह सकते क्योंकि लाइबिलिटीज बाहर वाले लोगों का राइट होता है, और ऑनर भी नहीं कह सकते। ऑनर तो ये क्या हुआ, ऑनर कैसे बन सकता, ये फजूल है, ये ऑप्शन ही नहीं आनी चाहिए। चलें 22, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल डेट्स विच आर पेएबल बाय द बिजनेस टू इट्स इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। ऐसे तमाम कर्जाजात जो कारोबार ने वापस करने हैं, किसके, इन्वेस्टर यानी कि उसके मालिक के, एंड अदर्स और दूसरे लोगों के, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, तो अभी 2-3 दफ़ा ये डिस्कस हो चुका हुआ है। नंबर 1, जो ऑनर का कर्जा है उसको ऑनर्स इक्विटी कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। जो बाहर वाले लोगों का कर्जा है उसको एक्सटर्नल इक्विटी या लाइबिलिटीज कहते हैं। तो दोनों इक्विटीज को मिला दो तो क्या बनेगा, इक्विटीज, ठीक है। तो ये पेएबल बाय द बिजनेस टू इट्स इन्वेस्टर्स एंड अदर, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इक्विटीज। अगर वो खाली पूछता, खाली यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पूछता तो उसका आंसर बनना था कैपिटल। अगर वो सिर्फ अदर्स का पूछता तो बनना था लाइबिलिटीज। लेकिन उसने पूछा है इन्वेस्टर एंड अदर, दोनों को मिलाएं, कैपिटल और लाइबिलिटीज को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, इक्विटीज। तो ये बेसिकली आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है जी। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। अभी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर इसका 3, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे देंगे, अल्लाह हाफिज़।